हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? पढ़ाई अच्छी चल रही होगी आपकी। लॉकडाउन का पालन करें हम, ऑनलाइन स्कूल चले हम। इस ऑनलाइन स्कूल क्लास में आप सबका मैं सिद्धार्थ लाठा एक बार फिर से स्वागत करता हूं। इससे पहले वाले वीडियो में अपने तत्सम और तद्भव इन शब्दों को अपने पढ़ा। अब इसके बाद में इसका जो अगला भाग जो है वो अपन पढ़ रहे हैं देशज शब्द, विदेशज शब्द, संकर शब्द या अर्ध तत्सम शब्द। इन सब को अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं। इन शब्दों को पढ़ें, इनके साथ में अपन इन शब्दों से अगर किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं और प्रश्न आ जाए तो हम उसे कैसे हल करें, ये बात भी अपन इसमें साथ साथ में पढ़ेंगे, ध्यान करेंगे। विदेश शब्द जो है अपन पहले ध्यान किया है, हमने पहले ध्यान किया है कि बहुत से विदेशी शब्द हिंदी भाषा में आकर के समाहित हो गए हैं। आज उन शब्दों को अपन किस तरह से पहचानें ये भी इसमें ध्यान करेंगे। इसके हम आगे बढ़ते हैं। पहले अपन ध्यान करते हैं विदेशज शब्द, देशज शब्द। देशज शब्द क्या होते हैं? देशज शब्द जैसे कि शब्द से ही ध्यान चलता है, देशी शब्द। देशी का मतलब अपनी स्थानीय भाषा के शब्द। किसी भी भाषा में प्रयोग होने वाले, प्रयुक्त होने वाले वे क्षेत्रीय भाषा के वे शब्द या क्षेत्र के से संबंधित वे शब्द जिनके स्रोत हमें अज्ञात होते हैं, वे देशज शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों की रचना जो है वो देश, काल, परिस्थिति, आवश्यकता के अनुसार स्थानीय लोग करते हैं और फिर धीरे धीरे उनका प्रयोग एक से अधिक व्यक्ति करने लग जाते हैं, जिसके कारण फिर वो भाषा में प्रयोग होने लग जाते हैं, तो वो देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे अपन ध्यान करें ढोर, लोटा, परात, टाट, झोंपड़ी, ये इस तरह के जो शब्द हैं ये सब अपने स्थानीय भाषा के शब्द हैं जिन्हें अपन देशज शब्द कहते हैं। इसके बाद में अपन ध्यान करें देशज शब्दों के जो प्रकार जो है वो अपन ध्यान कर रहे हैं। यहाँ पर देशज शब्द जो हैं उनके अपन ध्यान करें तो एक तो अनुकरणवाचक शब्द होते हैं। अनुकरण का मतलब होता है एक शब्द से दूसरे शब्द, वही शब्द रिपीट होकर के देशज शब्दों का निर्माण होता है। तो अनुकरणवाचक शब्द जो है उनमें अपन ध्यान करें जैसे खटखटाना, हिनहिनाना, गड़गड़ाना, चमचमाना, ये सब शब्द हैं वो अनुकरणवाचक शब्द हैं। तो ये जो शब्द हैं इनकी रचना जो है पदार्थों की कल्पित या वास्तविक ध्वनि को ध्यान में रखकर किया जाता है और ये अनुकरणवाचक शब्द कहलाते हैं। दूसरे शब्द जो है अनुकरण रहित। ये जो शब्द हैं ये व्यक्ति अपने भावावेश के कारण बिना किसी अनुकरण वाली ध्वनियों का उच्चारण करते हैं और फिर वह ध्वनि एक समुदाय विशेष के द्वारा उनको प्रयोग में ली जाने लगती है और वो शब्द भाषा में सम्मिलित हो जाते हैं। बुद्धू, उद्धम, अंगोछा, ये जो शब्द हैं ये सब अनुकरण रहित देशज शब्द हैं। इस तरह से अपने जो भारत देश में अपन देखें द्रविड़ क्षेत्र, कोल, संथाल आदि जो क्षेत्र हैं इनके जो कुछ शब्द विशेष जो हैं वो हिंदी भाषा में मुख्य रूप से प्रयोग होते हैं, उनको अपन ध्यान करें तो द्रविड़ क्षेत्र के अनल, कज्जल, कटी, चिकना, ताला, लुंगी, इडली, डोसा, ये द्रविड़ भाषा, द्रविड़ क्षेत्र के विशेष शब्द हैं। कोल, संथाल आदि जाति के जो शब्द हैं कपास, कोडी, पान, परवल, बाजरा, सरसों, ये सब कोल, संथाल आदि क्षेत्रों से शब्द हैं। ये अपनी हिंदी भाषा में प्रयोग होता है। इसके बाद में अपन ध्यान करें विदेशज शब्द। विदेशज शब्दों को अपन पढ़ें उससे पहले अपने ध्यान करने की आवश्यकता है कि विदेशी शब्द कौन से होते हैं। तो विदेशज शब्दों की अपन यहाँ पे बात ध्यान कर रहे हैं। तो एक देश से दूसरे देश की भाषा में जो शब्द प्रयोग होते हैं, जो प्रवेश कर जाते हैं, वो विदेशज शब्द कहलाते हैं। विदेशी शब्दों में अपन ध्यान करें तो ये दूसरे देश से आए हुए होते हैं, इसलिए इन शब्दों को आगत शब्द भी कहते हैं। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि आगत शब्द क्या होते हैं, तो ध्यान करें
जो एक देश से दूसरे देश में आते हैं शब्द, वो आगत कहलाते हैं, अर्थात विदेशी शब्दों को आगत शब्द भी कहते हैं। इन शब्दों के एक देश से दूसरे देश में आने के जो मुख्य कारण जो होते हैं वो राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक कारण से ये एक दूसरे देश में प्रवेश कर जाते हैं। हिंदी भाषा में अपन देखें तो जो विदेशी शब्दों के आगमन के जो प्रमुख कारण जो हैं उनको भी अपन यहाँ पर ध्यान कर रहे हैं। ध्यान करें, जैसे भारत पर अपन पढ़ते हैं, भारत पर अनेक विदेशी आक्रमण हुए, तो इनसे अपने डच, तुर्की आदि शब्द इसमें आए हैं। मुस्लिम जो है उनका यहाँ पर मुस्लिम शासन प्रभाव रहा, इस कारण से यहाँ पे अरबी फारसी भाषाओं के शब्द हिंदी भाषा में आ गए। यूरोपीय कंपनी अंग्रेज़ों का जो यहाँ पर शासन रहा, उसके चलते अंग्रेजी शब्द यहाँ भारतीय भाषा में सम्मिलित हो गए। भारत के जो सीमावर्ती क्षेत्र जो हैं, इन सीमावर्ती क्षेत्रों के प्रभाव से चीनी, तिब्बती जो शब्द हैं वो अपनी हिंदी भाषा में प्रयोग होने लग गए। अब हम हिंदी भाषा में ध्यान करें हम लोग, तो हिंदी भाषा में अरबी, फारसी, पुर्तगाली, तुर्की, चीनी, डच, रूसी, ये जो शब्द हैं, फ्रांसीसी, ये मुख्य रूप से प्रयोग होते हैं, जिनको अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ध्यान करें। अब अपन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है कि अगर अपने परीक्षा में कोई शब्द दे दिया जाता है और हमसे पूछ लिया जाता है इन शब्दों में अरबी भाषा का शब्द कौन सा है या कौन सा शब्द अरब देश से आया हुआ है, तो हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। हालांकि अपन पहचानने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी अपन एक ट्रिक के माध्यम से इसे याद करने का प्रयास करेंगे, और इस ट्रिक से अगर अपन इनको याद किया तो मेरा जहाँ तक विश्वास है आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। तो ध्यान करें, इसको याद करने के लिए हमने एक अरबी भाषा में एक निबंध लिखने का प्रयास किया है, जिसको अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं, हम लोग यहाँ पर इसको पढ़ रहे हैं। अरब में अकल से कानून बनाने पर इनाम देते हैं। इस एक छोटे छोटे वाक्य अपन ने बनाए, जिस प्रकार छोटे बच्चों को जब याद कराते हैं, छोटी कक्षाओं में कोई निबंध याद कराया जाता है, तो उनके 5-10 सेंटेंस उनको बना करके दे जाते हैं और बच्चे उनको आसानी से याद कर लेते हैं। वही ट्रिक अपन ने यहाँ पर अरबी भाषा के शब्दों को याद करने के लिए अपनाई है, और इसमें अपन ने कुछ छोटे छोटे वाक्य बनाए हैं जिनको आप ध्यान करेंगे, और उन वाक्यों में ध्यान करेंगे जो अरबी भाषा के शब्द आए हैं उनको मैंने हाईलाइट करने के लिए उनको अलग रेड कलर से उनको दर्शाया है, जिससे आपके ध्यान में भी आ जाएंगे। जैसे पहले वाक्य में अपन देखें, अकल से कानून बनाने पर इनाम देते हैं, तो अकल, कानून, इनाम, ये जो शब्द क्या हैं ये अरबी भाषा के हैं, और इनको आप बड़े ही आसान तरीके से इनको याद रख सकते हैं। देखिए, इसको याद करने के तरीके से इसको याद रखेंगे अपन। अरब में अकल से कानून बनाने पर इनाम देते हैं। जिले की तहसील के हलवाई नगद लेकर ईमान से काम करते हैं। किताब में अल्लाह के इशारे और इरादे से काम होता है, और अरब में अजीब आदमी ही आज़ाद रहते हैं। इलाज के लिए इंतज़ार करना पड़ता है, और अरब में औलाद अपने कमाल से अदालत पर कब्जा कर सकती हैं। अरब में तारीख पर जुर्माना भरने की ताकत होती है, और इसका नतीजा अरब की जो तराजू है, तराजू का तमाशा दुनिया में तूफान मचा रहा है। अरब में वकील चश्मा पहनकर गरीब जनाब की मदद के लिए बहस से फैसला सुनाते हैं, और अरब में सुबह के जलसे का नशा फकीर पर चढ़ जाता है। अरब में मतलबी लोग लिफाफे के जवाब में इस्तीफा तैयार रखते हैं। एक बार फिर से इसको ध्यान करेंगे, इसको याद कर लेंगे। सामान्य तौर पर अभी इन वाक्यों को अपन फिर से एक बार दोहरा रहे हैं। अरब में अकल से कानून बनाने पर इनाम देते हैं। अरब जिले की तहसील के हलवाई नगद लेकर ईमान से काम करते हैं। अरब की किताब में अल्लाह के इरादे और इशारे पर काम होता है। अरब में अजीब आदमी ही आज़ाद रहते हैं। अरब में इलाज के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। अरब में औलाद अपने कमाल से अदालत पर कब्जा कर सकती हैं। अरब में
तारीख पर जुर्माना भरने की ताकत होती है, और इसका नतीजा अरब की तराजू का तमाशा दुनिया में तूफान मचा रहा है। अरब के दफ्तर में शतरंज का हिसाब रखा जाता है। अरब में वकील चश्मा पहनकर गरीब जनाब की मदद के लिए बहस से फैसला सुनाते हैं। अरब में सुबह के जलसे का नशा फकीर पर चढ़ जाता है। अरब में मतलबी लोग लिफाफे के जवाब में इस्तीफा तैयार रखते हैं। ये कुछ सेंटेंसेज हैं, कुछ वाक्य हैं जिनको आप आसानी से याद रख करके अरबी भाषा के शब्दों को आप याद कर सकते हैं। इसके बाद में अपन ध्यान करें तो हिंदी भाषा में बहुत से फारसी भाषा के शब्द भी आए हुए हैं, और इन फारसी शब्दों को याद करने के लिए अपन यहाँ पर एक कहानी के माध्यम से इन शब्दों को पढ़ने का प्रयास करते हैं, और इस कहानी से आप आसानी से फारसी शब्दों को याद। एक कहानी जो है सबसे रोचक तरीका माना जाता है, इसलिए छोटे बच्चों को जो कराई जाती है वो कहानी के माध्यम से कराई जाती है ताकि उनको आसानी से याद रह जाए। तो इसको अपन कहानी के माध्यम से पढ़ते हैं कि फारस देश में अखबार बेचने वाले मजदूर और कारीगर रहते थे। इनके पास ना कोई जमीन जायदाद थी और ना ही कोई आमदनी या तनख्वाह थी। इनके पास जेब खर्च भी नहीं था। तो यह एक दर्जी के पास गए और उस कमीने दर्जी ने इनको खराब अमरूद, खुश्क जलेबी दे दी, जिससे इनको कमर दर्द, बुखार और सूखा जुकाम हो गया। उसके इलाज में दवाओं का सारा खजाना भी खर्च हो गया। जब वे इसकी शिकायत करने के लिए उस दर्जी के घर गए तो उसके घर की जो दीवारें हैं वो गुलाब और गुब्बारों से सजी हुई थी। वहाँ एक शादी का सा माहौल था और वहाँ पर दीवारें गुलाब और गुब्बारों से सजी हुई थी। उसके घर में आसमान पर आतिशबाजी भी हो रही थी। उन लोगों ने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन वह दर्जी दरवाज़ा बंद करके आराम से मलाई खा रहा था और शेर सुन रहा था। यहाँ पर शेर शब्द को फिर से ध्यान करेंगे। शेर शब्द जो है ये अलग है और वो सुनने वाला शेर अलग होता है, लेकिन यहाँ पर कहानी की आवश्यकता के अनुसार इसको लिया गया है। सुन रहा था। उन्होंने अपना खून बहाकर दीवारों से कुश्ती ली कि कहीं वो दरवाज़ा खोल दे, इसलिए उन्होंने दरवाज़ों से कुश्ती ली, लेकिन उसने दरवाज़ा नहीं खोला। वो वापस आ गए और उस आवारा दर्जी की शादी हो गई। शादी में उस्ताद ने सितार बजाया, बड़ा आराम हो गया। शादी हो गई, आराम हो गया। लेकिन ये शादी उसके एक हफ्ते बाद ही आफत का बन गई। शादी के एक हफ्ते बाद ही उसकी औरत ने मोर्चा खोल दिया। दोनों में बहस शुरू हो गई और उस दर्जी की आफत आ गई। उसकी जिंदगी तबाह हो गई। वह सरकार के पास गया। सरकार का जो मुखिया, जो सुल्तान जो है, सरदार या सुल्तान जो है, जो मुखिया है, उसने एक नमक सौदागर से उसे कुछ रुपए दिलाए जो उसने वापस कर दिए। वह दर्जी पूर्ण रूप से तबाह हो चुका था, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं था, इसलिए वह तबाह होकर पर्दा करके रहने लगा। ये कहानी है। इस कहानी के माध्यम से आप इन फारसी शब्दों को याद रख सकते हैं। इसमें जो लाल रेड पेन से जो आपको ये शब्द दिखाई दे रहे हैं, बोल्ड शब्द जो दिखाई दे रहे हैं, वो सारे फारसी शब्द हैं। इनको आप आसानी से याद रख सकते हैं इस कहानी के माध्यम से। कहानी जो है रोचक विविधा होती है और इस कहानी के माध्यम से आप इनको याद कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। आपको ये कहानी कैसी लगी ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करके बताएं। आगे अपन पढ़ते हैं फारसी भाषा के बाद में पुर्तगाली शब्दों को। हिंदी भाषा में बहुत से पुर्तगाली शब्द भी हैं जो कि पुर्तगाल से अपने भारत देश में आ गए
और इनसे अपन ध्यान करें वो किस प्रकार से आए, इनको अपन यहाँ पर ध्यान करें। वो भी एक छोटी सी कहानी के माध्यम से, इनको वाक्यों के माध्यम से याद करने का अपन प्रयास करेंगे। देखेंगे, पुर्तगाल से एक पादरी आया। तो पुर्तगाल और पादरी दोनों शब्द पुर्तगाली हैं। पुर्तगाल से पादरी आया, वह बिना बटन वह आलपिन का कमीज व पतलून पहनता था। वह अपने पास पिस्तौल रखता था। उसके कमरे में संतरे अनानास से भरी हुई बाल्टी थी और पपीते से भरा हुआ इस्पात का कनस्तर या पिंपा भी था। उसने अगस्त महीने में गोदाम में आलू, अचार और गोभी के गमले रखकर ताला लगा दिया और चाबी को फीते में डालकर बस्ते में रख दिया। उसने अपनी मेज के ऊपर कार्बन बिछा रखा था और उस बिछे हुए कार्बन प्याला रख करके उसमें साबुन रखता था, जिससे हाथ धोने का कार्य किया जा सके। लॉकडाउन के समय हाथ धोने में विशेष तौर से ध्यान रखा जाए, इसलिए वो प्याले में साबुन रखता था। तो ये पुर्तगाली शब्द जो है, जो इनको आप ध्यान कर सकते हैं, लाल बोल्ड शब्द जो हैं वो सारे पुर्तगाली शब्द हैं, इनको आप आसानी से याद रख सकते हैं। पुर्तगाली शब्दों के बाद में अपन ध्यान करें तो कुछ तुर्की भाषा के शब्द जो हैं अपने हिंदी भाषा में आए हुए हैं। तुर्की भाषा के जो शब्द हैं ये बहुत कम हैं और इनको अपन अपने आसानी से इनको ध्यान कर सकते हैं और याद भी रह जाते हैं ये, क्योंकि इन शब्दों को पढ़ने मात्र से, देखने मात्र से अपने को पता चल जाता है, हम लोगों को पता चल जाता है कि ये हिंदी भाषा का नहीं हो सकता, ये तुर्की भाषा का ही शब्द हो सकता है। कुछ इस तरह से देखेंगे अपन। मुगल कालीन जो बेगम बीवी जो है वो मुगलों की बावर्ची हुआ करती थी, खाना बनाने का काम किया करते थे। तो मुगल कालीन बेगम बीवी मुगलों की बावर्ची होती थी। उसका आका जो है मालिक एलची खां, एलची और खां दोनों तुर्की भाषा के शब्द हैं। एलची खां उर्दू बोलता था, तमगा चोंगा पहनता था। तमगा और चोंगा दोनों तुर्की भाषा के शब्द हैं। और वह जो उसका आका जो था वो क्या था, कैंची, खंजर, बारूद, तोप से लाशें बिछा देता था। इतना भय उसका व्याप्त था। ये सारे शब्द तुर्की भाषा के हैं। वहीं चेचक बहादुर खां, फिर से ध्यान करें, चेचक है, बहादुर शब्द हैं, खान है, ये तुर्की भाषा। तो चेचक बहादुर खां नाम बनाया अपने इससे। तो चेचक बहादुर खां कुर्की, कलंगी, चिकचाक, चुगली, तमाशा करने वालों पर काबू करता था, उन पर नियंत्रण करता था। तो ये तुर्की भाषा के शब्द हैं जिनको अपन याद कर सकते हैं, आसानी से हम लोग इनको याद कर लेंगे। अब अपन हम लोग ध्यान करें तो कुछ अन्य भाषाओं के जो शब्द जो हैं, अंग्रेजी भाषा है, फ्रेंच भाषा है, चीनी भाषा है, डच भाषा है, इनके जो शब्द हैं इनको याद करने के लिए ये शब्द आसानी से अपन देखते ही, हम लोग इनको देखते ही पहचान जाते हैं कि ये शब्द जो है अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, फ्रेंच भाषा के शब्द हैं। इनको हम लोग ध्यान कर रहे हैं यहाँ पर। अंग्रेजी शब्द, हिंदी भाषा में अंग्रेजी शब्दों को पहचान सकते हैं हम लोग आसानी से। अफसर है, एजेंट है, नर्स है, क्लास है, कार, कॉफ़ी, कोर्ट, गार्ड, चेक, टेलर, टीचर, टैक्सी, ट्रक, स्कूल, पेन, पेपर, बस, रेडियो, रजिस्टर, रेल, रेडीमेड, शर्ट, सूट, स्वेटर, टिकट आदि जो शब्द हैं ये सब अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग हो रहे हैं। और इनके हम लोग हिंदी शब्दों को प्रयोग करने में अपन लोगों को परेशानी महसूस होती है और इनको हम अंग्रेजी में जब प्रयोग करते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं ये। तो ये आज हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों मिल चुके हैं। वहीं फ्रेंच भाषा के शब्दों को अपन ध्यान करें, हम लोग ध्यान करें, अंग्रेज, काजू, कारतूस, कूपन, टेबल, मेयर, मार्शल, मीनू, रेस्तरा आदि जो शब्द हैं ये फ्रेंच भाषा से आए हुए हैं और ये हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग होने लगे हैं।
घुल मिल चुके हैं, इनका अपन अंतर भी नहीं कर पाते हम लोग, इनको अंतर अलग भी नहीं कर पाते हैं। चीनी भाषा जो कि हमारे देश का पड़ोसी देश है और पड़ोस के होने के कारण ही इससे अपने कुछ शब्दों को ग्रहण किया। ध्यान करें, चाय, लीची, लॉकेट, तूफान आदि जो शब्द हैं ये सब चीनी भाषा से आए हुए हैं। वहीं हम लोग डच भाषा के तुरूप, बम, चिड़िया, ड्रिल आदि शब्दों को काम में लेते हैं। जर्मनी का नात्सीवाद, नाजीवाद जो है, किंडरगार्टन आदि शब्द हैं, हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। भारत का पड़ोसी देश तिब्बत, ये भी इससे भी हम लोगों ने बहुत से शब्दों को ग्रहण किया है। तिब्बत में बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के जो गुरु जो लामा जो हैं उनका उन शब्द को अपन ने हम लोगों ने वहीं से ग्रहण किया है। लामा, डांडी आदि शब्द वहीं से आए। वहीं रूसी भाषा के शब्दों को अपन ध्यान करें, जार, सोवियत, रूबल, स्पुतनिक, बुजुर्ग और लूना। रूसी भाषा के शब्दों में बुजुर्ग शब्द को विशेष तौर से अपन ध्यान करें, बुजुर्ग शब्द रूसी भाषा से आया शब्द है। यूनानी भाषा के शब्दों में हम लोग ध्यान करें तो एकेडमी, एटम, एटलस, टेलीफोन, बाइबिल आदि शब्द जो हैं वो यूनानी भाषा से आए हैं और इनको हम लोग हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। और ये शब्द हिंदी भाषा में ऐसे घुल मिल गए हैं कि हम इनको अंतर ही नहीं कर पाते हैं। आज हमने इनके कुछ ट्रिक के माध्यम से इनको याद करने का प्रयास किया है, जिनको यहाँ पर अपन ध्यान करते हैं, हम लोग ध्यान करते हैं। अब संकर शब्द, ऐसे शब्द जो दो भाषाओं से मिलकर के जो बने होते हैं वो संकर शब्द कहलाते हैं। हिंदी भाषा में ऐसे बहुत से शब्द हैं जो कि दो भाषाओं से मिलकर के बने हुए हैं। उदाहरण के तौर पे अपन ध्यान करें, वर्षगांठ। वर्ष शब्द है वो संस्कृत का है और गांठ शब्द जो है हिंदी का है, और ये दोनों शब्द मिलकर के वर्षगांठ शब्द है। जांचकर्ता, जांच फारसी भाषा का शब्द है और कर्ता हिंदी भाषा का शब्द है। टिकट घर, टिकट अंग्रेजी भाषा का शब्द है और घर हिंदी भाषा का शब्द है। इस प्रकार से इन शब्दों से मिलने के कारण दो भाषाओं के शब्दों को मिलकर के जो शब्द बनते हैं वो संकर शब्द कहलाते हैं। पिछले वीडियो में हमने तत्सम और तद्भव शब्द पढ़े थे। उस समय कुछ विद्यार्थियों ने, कुछ बालकों ने कमेंट करके हमें कहा कि गुरुजी आपने अर्ध तत्सम शब्द हैं वो नहीं बताए, हमने अर्ध तत्सम शब्द भी सुन रखे हैं। तो उन बच्चों की मांग के ऊपर फिर से मैं इसमें एक अर्ध तत्सम शब्द को भी मैं बता रहा हूँ। हालांकि ध्यान करें, तत्सम और तद्भव शब्दों के बीच की जो स्थिति है वो अर्ध तत्सम शब्द होते हैं। ये शब्द संस्कृत, मूल रूप से संस्कृत भाषा के होते हैं, लेकिन हिंदी भाषा में पहुंचने से पहले ही प्राकृत भाषा में इनका रूप विकृत बन जाता है। तो प्राकृत भाषा में बोले जाने के कारण इनके रूप में विकार जो उत्पन्न हुआ है, उनका बिगाड़ जो हुआ है, उसे अपन अर्ध तत्सम कहते हैं, हम लोग अर्ध तत्सम कहते हैं। तो इस तरह से अपन देखें तो बहुत से तत्सम शब्द ऐसे हैं जो तीन रूपों में पाए जाते हैं, तत्सम, अर्ध तत्सम और तद्भव। अर्थात तत्सम रूप संस्कृत का रूप हो गया, अर्ध तत्सम प्राकृत रूप हो गया और तद्भव हिंदी रूप हो गया। लेकिन बहुत से शब्द हैं वो तत्सम से सीधे हिंदी भाषा में पहुंचे, उनका अर्ध तत्सम रूप अपने को देखने को नहीं मिलता। तो अपन इन शब्दों को ध्यान करें। जैसे इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले लें, ध्यान करते रहें। आज्ञा शब्द है, अर्ध तत्सम में जब वो बना तो आज्ञा बन गया, और हिंदी में जब तद्भव के रूप में आया तब आन बन गया। अब कितना इसमें परिवर्तन हुआ ये अपन हम लोग इसको देख सकते हैं आसानी से। वहीं दूसरा शब्द अपन ध्यान करें, वत्स, और इसका अर्ध तत्सम जो रूप बना वो बच्च, और तद्भव रूप बना बच्चा। इसी तरह से अग्नि और अगिन, आग, ये तीनों रूपों में देखने को मिलते हैं। वहीं एक उदाहरण अपन ध्यान करें, कर्ण। कर्ण जो है कान के लिए प्रयोग होता है, तो कर्ण जो तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप कान दिखाई देता है, इसका अर्ध तत्सम रूप नहीं दिखाई देता। इस तरह से राजा, राजा का अर्ध तत्सम रूप नहीं दिखाई दे रहा बल्कि तद्भव रूप दिखाई दे रहा है, राज।
तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत से तत्सम शब्द ऐसे हैं जो हिंदी भाषा में प्रयोग होने से पहले अर्ध तत्सम रूप में रहे, उसके बाद में तद्भव रूप में बने, लेकिन बहुत से शब्द तत्सम से सीधे डायरेक्ट तद्भव रूप में ही प्रयोग हो गए। इस प्रकार से ये अर्ध तत्सम रूप भी अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से इससे हमें एक नए उत्साह का संचार हमारे अंदर होता है और हम आपके लिए नई नई चीज़ तैयार करने में लगे रहते हैं। अगर आप लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो हमें ये लगता है कि हमारा जो प्रयास है वो व्यर्थ है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए और घर पे रह करके पढ़ते रहिए। धन्यवाद। वंदे मातरम।